Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to weekly Polity Current Affair class. We are covering the very first week of October 2025. In today's session, we are going to discuss the topics number one, reforming the passive euthanasia. So again, different section of society से डिमांड आ रही है कि अभी भी बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बाद भी जो पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में अलाउ किया गया है उसका एक रिग्रेसिव प्रोसीजर है, उसको और सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए. सो क्या सजेशन है ये हम कवर करेंगे. देन डिटेंशन ऑफ सोनम वांगचुक हम पहले करंट अफेयर के अंदर कवर कर चुके हैं कि लद्दाख की डिमांड जो है और खासकर शेड्यूल 6 में इंक्लूजन को लेके उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. एंड देन टुडे विल बी डिस्कस द डिटेंशन ऑफ सोनम वांगचुक द एक्टिविस्ट ओवर देयर एंड द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ के अंदर इनको अरेस्ट किया गया है. देन इंपॉर्टेंस ऑफ एडीआर इन जस्टिस सिस्टम. सो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जिसको लेके वक्त वक्त पर बात होती रहती है, जैसे अभी अर्जुन राम मेघवाल जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो उन्होंने भी मीडिएशन काउंसलेशन जैसे प्रोसेस को पंच परमेश्वर के नाम से सिग्निफाई करके इसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने की बात की है कि हमें कोर्ट्स के अलावा जो बहुत सारे हमारे मीडिएशन काउंसिलिएशन लोक अदालत हैं इनके थ्रू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़ावा देना चाहिए. देन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट फ्रॉम प्री टू मेंस में बहुत सारी जगह हम क्राइम का डेटा कोट कर सकते हैं. सो मोस्ट ऑथेंटिक डेटा फ्रॉम द एनसीआरबी. इन द एंड वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अवर डिस्कशन. The very first to initiate with the euthanasia, that is famously or infamously called as the mercy killing. So here, सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें यूथनेशिया को, मर्सी किलिंग को, सो इट इज इंटेंशनल एंडिंग ऑफ लाइफ टू रिलीव सम टर्मिनली इल पेशेंट. कोई भी एक ऐसा पेशेंट है जो बहुत ही क्रिटिकल किसी डिजीज से जूझ रहा है, उसकी पेन उसकी सफरिंग बहुत ज्यादा है और मेडिकल साइंस में उसका कोई पुख्ता इलाज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है. तो फिर राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के मद्देनजर उसको ये हक होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को एंड कर सके. तो फिर अगर हम इंटेंशनली किसी पर्सन की लाइफ को एंड करते हैं, लेकिन अदरवाइज तो ये मर्डर कहलाएगा. लेकिन अगर हम टर्मिनली इल पेशेंट की लाइफ को एंड करते हैं तो इसी कंसेप्ट को मर्डर से अलग करने के लिए हम कहते हैं यूथनेशिया और मर्सी किलिंग. देन इसी की दो बाइफर्केशंस हैं. वन इज कॉल्ड पैसिव यूथनेशिया which is allowed in India but with some procedural safeguards, and second is called active euthanasia. अच्छा, अभी ये चर्चा में क्यों है? तो यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक एंड ऑफ लाइफ अडल्ट बिल पास किया है जिसके अंदर कोई अडल्ट पर्सन अगर उसकी मेंटल कैपेसिटी बरकरार है और उसके जिंदा रहने के चांसेस 6 महीने से कम ही बचे हैं तो फिर वो राइट टू डाई इस्तेमाल कर सकता है. तो जब ऐसा बिल यूके में पास हुआ तो दुनिया भर में फिर से एक बहस छिड़ी है यूथनेशिया के लॉज प्रोसीजर्स को लेकर. इंडिया में अभी तक क्या स्थिति है? तो इंडिया में याद रखें एक्टिव यूथनेशिया इज नॉट अलाउड. सो व्हाट इज एक्टिव यूथनेशिया? बाय सम ओवर्ट एक्ट यू आर पुटिंग द लाइफ टू एन एंड ऑफ अ पर्सन. ओवर्ट एक्ट मतलब आप कुछ ना कुछ एक्ट उसके साथ ऐसा करते हैं जिसका डायरेक्ट रिजल्ट विल बी द डेथ ऑफ द पर्सन. जैसे ज्यादातर मुल्कों में जहां पर भी ये परमिसिबल है वहां पर ज्यादातर ये डॉक्टर असिस्टेड किलिंग के नाम से जानी जाती है कि डॉक्टर कोई लीथल इंजेक्शन दे देंगे उसके बाद पर्सन की डेथ कॉज हो जाएगी. लेकिन इंडिया में ये अलाउ नहीं है. और साथ ही भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 103, 105, 108 के थ्रू ये क्रिमिनल ऑफेंस है दैट कुड रिलेट टू अबेटमेंट टू द सुसाइड और किलिंग अ पर्सन. सो इंडिया के लीगल जूरिस्प्रूडेंस में एक्टिव यूथनेशिया इज नॉट अलाउड, रादर इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. और हम आईपीसी की नहीं, भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट क्रिमिनल लॉ ऑपरेटेड है इंडिया के अंदर. बट हाँ, इसके अलावा पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया, हम आगे बात करेंगे. दैट वाज अलाउड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन अरुणा शानबो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस. तो पैसिव यूथनेशिया क्या है? यहां पर कोई ओवर्ट एक्ट नहीं किया जाता है पर्सन की किलिंग करने के लिए, बल्कि जो टर्मिनली इल पेशेंट है, अब वो किसी ना किसी मेडिकल सपोर्ट पे होगा, शायद वेंटिलेटर पे हो, लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर हो, तो जो भी मेडिसिन उसको दी जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज, वो हम विड्रॉ कर लेते हैं. अब अगर वो विड्रॉ कर लिया जाता है और उसके बाद पर्सन की डेथ होती है
then it will be called as passive euthanasia. So in India, passive euthanasia is allowed, active is not allowed, and passive euthanasia is allowed with the procedural safeguards. तो ऐसे नहीं कि फ्री विल पे कोई भी करता रहे. नाउ कमिंग टू दिस, किस तरीके से, क्योंकि यूथनेशिया को लेके अभी तक भी कोई लॉ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है जो पर्टिकुलरली यूथनेशिया से डील करता हो. तो लीगल माइलस्टोन क्या रहे हैं, ये यूथनेशिया अभी तक 2025 तक भी इंडिया में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू इवोल्यूट कर रहा है. जैसे पहला केस मैंने बात की, अरुणा शानबॉ केस 2011, जिसमें पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया बट विद स्ट्रिक्ट नॉर्म्स. इसमें क्या था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको प्ली डालनी पड़ेगी, हाई कोर्ट एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा, मेडिकल बोर्ड अगर फिटनेस की रिपोर्ट करता है उसके बाद भी कोर्ट फैक्ट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अगर परमिशन देते हैं तो पैसिव यूथनेशिया एक्सरसाइज किया जा सकता है. ये हाईली रिजिड प्रोसेस था. इसके बाद होता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018. कॉमन कॉज एक एनजीओ है, इन्होंने ही 2018 में भी केस किया और इसी में इन्होंने 2023 में भी केस किया. जो 2023 की गाइडलाइन स्क्रीन पर है, ये भी कॉमन कॉज जो एनजीओ है इन्हीं के एक केस का नतीजा है अगेन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में राइट टू डाई विद डिग्निटी को आर्टिकल 21 का एक पार्ट माना गया और फिर कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए गए जिसमें लिविंग विल अलाउ की गई. जैसे कोई पर्सन मजिस्ट्रेट के काउंटर सिग्नेचर के बाद लिविंग विल कर सकता है कि मैं सच एंड सच कंडीशन में अगर पहुंचता हूं बीमारी के तो मुझे यूथनाइज कर दिया जाए. तो पर्सन सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट यूज कर सकता है. लेकिन यहां पर भी प्रोसीजर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, जैसे मजिस्ट्रेट साहब के काउंटर साइन होने हैं. अब 2023 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ने इसी प्रोसेस को, लिविंग विल की प्रोसेस को, वो और सिंप्लीफाइड किया. जैसे अब मजिस्ट्रेट के काउंटर साइन की जरूरत नहीं है, नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट के साथ भी कोई पर्सन अपनी लिविंग विल कर सकता है टू गेट द पैसिव यूथनेशिया. और इसके बाद डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में भी इन सब चीजों को दर्ज किया जा सकता है जहां से रिकॉर्ड या पेपर्स इजीली एक्सेस किए जाएं. तो प्रोसीजरल जो सेफगार्ड्स हैं उनको रिलैक्स किया जा रहा है. देन वी कम टू व्हाट आर द अदर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो जैसे एडवांस डायरेक्टिव्स हैं, जैसे सारे रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना है, वॉलंटरी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब कि जो पर्सन खुद की लिविंग विल बना रहा है टू गेट द यूथनेशिया इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो उसकी खुद की वॉलंटरी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बनेगा, कोई और पर्सन डिक्टेट नहीं करेगा. देन मेडिकल बोर्ड्स, जैसे मल्टी टियर्ड कंफर्मेशन चाहिए, जैसे कि सबसे पहले एक प्राइमरी बोर्ड बनेगा, कोई पर्सन उसकी जांच करेगा कि ये केस फिट टू गेट पैसिव यूथनेशिया है या नहीं है. उसके बाद एक सेकेंडरी बोर्ड बनेगा, उसके बाद उस पर्सन को जो है हम पैसिव यूथनेशिया प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा फैमिली नॉमिनेटेड पर्सन, एक एथिक्स कमेटी ऑफ डॉक्टर्स होती है. देन जुडिशियल नोटिफिकेशन, जो रिक्वायरमेंट्स थी इनको थोड़ा रिलैक्स किया गया. जैसे अब नोटराइज पेपर के थ्रू आप जुडिशियल रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, आपको मजिस्ट्रेट के काउंटर साइन की जरूरत नहीं है. देन सेफगार्ड कुछ प्रोवाइडेड हैं, जैसे कूलिंग ऑफ पीरियड या कंपलसरी काउंसलिंग और पैलिएटिव केयर. लाइक जैसे अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मुझे इस तारीख को यूथनाइज कर दीजिए, पैसिव यूथनेशिया दे दीजिए, तो 7 दिन का एक कूलिंग ऑफ पीरियड है कि भाई 7 दिन तक नहीं देंगे, 7 दिन के बाद आपको पैसिव यूथनेशिया प्रोवाइड करेंगे. इस सब के बीच में 7 दिनों के अंदर कंपलसरी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि उसका जो डिसीजन है वो प्रॉपर केयर कॉशंस प्रिकॉशंस के बाद हम एग्जीक्यूट करें. क्या पता काउंसलिंग के बाद वो अपना डिसीजन चेंज कर दे. और इसके अलावा पैलिएटिव केयर की भी प्रोविजन यहां पर रखी गई है. व्हाट इज पैलिएटिव केयर, क्योंकि अपने आप में करंट अफेयर है, कभी पॉलिटी तो कभी सोशल इश्यूज में आता ही रहता है. तो पैलिएटिव केयर ये है कि जो भी बहुत इंटेंस किसी बीमारी से जूझ रहे हैं पेशेंट, तो एक तो आप उनकी मेडिकल केयर कर रहे हैं थ्रू मेडिसिन, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिग्रेशन सिचुएशन से भी गुजर रहा है. मान लीजिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो हम सपोज उसको सर्जरी कर रहे हैं या कीमो कर रहे हैं या रेडिएशन के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो मेडिकल केयर हुई. लेकिन इस सब के दौरान उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, उसका मोराल शायद लो हो रहा हो. तो फिर पैलिएटिव केयर मेडिकल एड से आगे जाती हैं और फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करती हैं या फिर काउंसलिंग के जरिए उनको ठीक होने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं.
ये डॉक्टर्स की टीम हो सकती है, नर्सेस की टीम हो सकती है, पैरामेडिकल्स की टीम हो सकती है। देन वी कम टू व्हाट आर द चैलेंजेस एंड गैप्स। सो प्रोसीजरल डे बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेप एज वी डिस्कस्ड। पहले प्राइमरी बोर्ड बनेगा, सेकेंडरी बोर्ड बनेगा, उसके बाद यूथेनेशिया के केस डिसाइड होंगे। इसके अलावा फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर है, बहुत ज़्यादा पैलेटिव केयर, खासकर जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट इस केस में और ज़्यादा चाहिए, उसको लेके अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्रेशन हम देखने को नहीं मिल रही है। आप खुद देखें कि इलाज के नाम पे ज़्यादातर मेडिकल एड ही है, कई लोगों को तो वो भी नहीं हासिल हो पा रही है। देन बहुत सारे जो फैमिली डिसीजंस हैं ये लीगल या फिर मॉरल एम्बिग्यूटी की वजह से कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर है। मैं कहना ये चाहता हूँ कई बार डॉक्टर्स की सलाह के बिना ही जो फैमिली मेंबर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कई केसेस में, क्योंकि जो इलाज का बर्डन है वो फैमिली पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और बहुत सारी फैमिलीज उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही होती हैं, तो डॉक्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट भी वो अपने पेशेंट को घर ले जाते हैं और उस सबसे फिर डॉक्टर्स एक डायलेमा के अंदर होते हैं कि हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन ना आ जाए। इसके अलावा इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत वीक ओवरसाइट है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, पैसिव यूथेनेशिया ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है अरुणा शानबॉ केस के अंदर, लेकिन फिर बहुत सारे जानकार ये कहते हैं कि ये कोई नई चीज़ तो आपने प्रोवाइड नहीं कर दी है। ये पैसिव यूथेनेशिया तो पता नहीं कब से इंडिया में प्रैक्टिस हो ही रहा है और वो लीगैलिटी के दायरे में भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि किसी पेशेंट को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और कहा है कि करे जाके सेवा सुवा कर लो। तो ये जो सेवा सुवा करने वाला कंसेप्ट है, मतलब डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से कह दिया कि भाई हम अब इस पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते, इनके पास 2 4 6 महीने बचे हैं, आप घर ले जाइए, आप इलाज मतलब छोड़े, हम उसकी सेवा कर नहीं कर सकते हैं। तो भाई ये मेडिकल ट्रीटमेंट को विड्रॉ करके घर ले जाना, तो ये एक तरह से पैसिव यूथेनेशिया ही एक्सरसाइज हो रहा है। तो उसमें नया क्या है? और वैसे भी एक डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे बहुत सारे लोग बिना दवाइयों के या दवाइयों के अभाव में ही मर जाते हैं, तो वहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया को एस्टेब्लिश करना कोई बहुत नई या अनोखी चीज़ नहीं है। और साथ में आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर प्रोसीजरल सेफगार्ड और कर रखे हैं। तो जो पेशेंट है या पेशेंट की फैमिली है, उसको अब कोर्ट्स परमिशन, कहीं लिविंग विल, तो कहीं कुछ और बहुत सारे लफड़ों में पड़ना पड़ रहा है। तो हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा रहे हैं, हम उनकी परेशानी का हल नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। देन बहुत सारे एथिकल सोशियो कल्चरल इश्यूज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे रिलीजियस व्यू कहें, तो अगर मैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात करूं तो ये जनरली अपोज करते हैं यूथनेशिया को या किसी पर्सन के मारे जाने को। तो इनको कहते हैं क्योंकि लाइफ डिवाइन ओरिजिन से मिली है, तो डिवाइन ओरिजिन को ही हक है या डिविनिटी को हक है ये लाइफ वापस लेने का, कोई और पर्सन लाइफ नहीं ले सकता है। बट अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, तो यहाँ जरूर कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको यूथनेशिया की तरफ लेके जाते हैं। जैसे जैनिज्म के अंदर आता है सल्लेखना, या हिंदुइज्म के अंदर एक विधि है विच इज कॉल्ड प्रेयो पवेसा। सो ये कंसेप्ट ये कहते हैं कि अगर कोई टर्मिनली इल पेशेंट है तो वो धीरे धीरे अपना फूड छोड़ दे और उसके बाद शरीर का त्याग कर दे। जैसे सल्लेखना की प्रैक्टिस ये है कि बहुत ओल्ड एज है या आप किसी टर्मिनली इल पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई पर्सन किसी बहुत खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है, इसका इलाज संभव नहीं है, तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं कि पहले वो सॉलिड फूड छोड़ दें, फिर फ्रूट्स छोड़ दें, फिर लिक्विड फूड छोड़ दें और ऐसे धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो जब हम सोशियो कल्चरल या रिलीजियस इश्यूज की बात करते हैं, तो कुछ रिलीजन के अंदर मोरालिटी इसको अप टू सम अमाउंट अलाउ करती है और कुछ रिलीजन के अंदर इसकी अलाउंस नहीं दी गई है। इसके अलावा फिर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फैमिली रोल आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज हैं, वो किसी भी कीमत पर पेशेंट को जाने नहीं देना चाहते हैं, या फिर कोवर्जन का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे मैं अगर अरुणा शानबॉ केस की ही बात करूं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक्टिव यूथनेशिया को अलाउ नहीं किया था और उसकी मेन वजह बताई थी दैट इंडियन सोसाइटी इज नॉट रेडी टू हैव दिस लॉ। आवर हिस्ट्री, आवर प्रेजेंट is repleted with patricide, fetricide, matricide। कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसको हमने छोटे छोटे जमीनी झगड़ों के लिए नहीं मारा है? तो बोले भाई इस तरह का लॉ अगर सोसाइटी में आता है तो भाई जो बुजुर्ग हैं या कोई बीमार पर्सन है उसकी लाइफ तो एट रिस्क होगी। थोड़ा सा बीमार हुआ पर्सन कह देंगे चलो करो एक्टिव यूथेनेशिया, इसका उसकी प्रॉपर्टी आगे लीगल हेयर्स में बांटी जाएगी। तो इंडियन सोसाइटी भी उसके लिए अभी रेडी नहीं है। देन वी कम टू ग्लोबल कंपैरिजन। अब एक और मिस्टेक हमने नहीं करनी है,
जैसे मैंने भी यूके का एग्जांपल दिया, या इसके अलावा नीदरलैंड्स है, बेल्जियम है, कनाडा है, ऑरेगोनो स्टेट ऑफ यूएस है। यूएस में स्टेट की ऑटोनॉमी है, तो वहां स्टेट वाइज चलता है सब कुछ। तो यहां पर बेसिकली जो लीगल किया गया यूथनेशिया को, या अभी जो यूके का एग्जांपल आया है 2025 के अंदर ही, जहां फिजिशियन मतलब डॉक्टर असिस्टेड किलिंग फॉर टर्मिनली इल पेशेंट, मतलब जो कि अडल्ट हैं और उनकी मेंटल कैपेसिटी अभी बरकरार है, मतलब वो मेंटली अभी पूरी तरह से रिटार्डेड नहीं हुए हैं, फिजिकली उनको और प्रॉब्लम है, और इनकी जो लाइफ है आगे 6 महीने से कम की, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि इनके पास 6 महीने से कम का वक्त बचा है, तो वो डॉक्टर असिस्टेड किलिंग ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये जो हम सब मुल्कों की बात कर रहे हैं, सब डेवलप्ड वर्ल्ड है सर। यहाँ पर ये राइट देने की वजह ये है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वो शायद ऑप्शंस अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जैसे अगर यूके मॉडल की बात करें, वाई नॉट सुटेबल टू इंडिया, हम सीधा कहें यूके में हो रहा है तो हम अपने यहाँ कर लें। हमें कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंड इमिटेशन नहीं करनी है। इन मुल्कों की सोसाइटी, मोरालिटी, इकोनॉमी, हेल्थ केयर नेटवर्क्स, वो किसी और थ्रेशोल्ड पे है, हम किसी और थ्रेशोल्ड पे हैं। तो कंटेक्स्ट ब्लाइंड इमिटेशन इंडिया के लिए बेहतर नहीं होगा। हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग लॉज, रूल्स, रेगुलेशन बनाने हैं। जैसे मैं यूके की बात करूं, तो बहुत स्ट्रांग हेल्थ नेटवर्क वहां पे ऑलरेडी स्टैब्लिश है। जो उनका नेशनल हेल्थ, आप कह लें नेशनल हेल्थ मिशन है या नेशनल हेल्थ कवरेज है, बेसिक हेल्थ में भी वो बहुत स्ट्रांग है। ओवरसाइट सिस्टम उनके बहुत स्ट्रांग है कि एजेंसीज बहुत इंडिपेंडेंटली और स्ट्रांगली हर केस के ऊपर ओवरसाइट रखती हैं कि कहीं पे आर्बिट्रेरी डिसीजन ना लिए गए। अब ये सारी चीजें इंडिया में इन एब्सेंशिया हैं, तो फिर यूके वाला मॉडल सिर्फ यूके कर रहा है इसलिए हम करें, ये हम आंसर राइटिंग में प्रपोज नहीं करेंगे। देन रिफॉर्म्स के ब्लूप्रिंट क्या होंगे, जो रिफॉर्म आगे सजेस्ट किया जा रहा है। सो इट इज वन, डिजिटाइजेशन होना चाहिए भाई, ये हर जगह एक हमने कीवर्ड बना लिया है। तो नेशनल पोर्टल जो हैं ये आधार के साथ इंटीग्रेट किए जाए, ताकि डायरेक्टिव्स वो लोगों तक इजीली पहुंच सके, और हमें लोगों का भी डेटा एक्सेस हो सके, ताकि ऐसे कितने पेशेंट हमारे पास हैं। देन डिसेंट्रलाइज करना चाहिए सिस्टम को। जैसे अभी ओवरऑल कोर्ट इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं, या फिर मेडिकल बोर्ड बना दिया जाता है, बल्कि चीजें होना ये चाहिए कि हॉस्पिटल बेस्ड डिसीजन मेकिंग कमिटीज होनी चाहिए। देखिए इसका अपना एक रिस्क रहेगा जब आप इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, लेकिन ओवरऑल इंडिया में हॉस्पिटल्स के अंदर एक सर्कुलर चेन के माध्यम से आप एथिक्स कमेटी स्टैब्लिश करें, जो अपनी रिपोर्ट दिया करें हॉस्पिटल लेवल पर कि ये कोई पेशेंट जो है वो पैसिव यूथेनेशिया के लिए प्रॉपर एलिजिबल है, या ये प्रॉपर फिट केस नहीं है। देन ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट होनी चाहिए। जैसे अभी तो जो मेडिकल सेक्टर के ऑम्बुड्समैन है उनके पास ही केस जा रहा है, लेकिन फिर डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए ऐसे हर केस की। देन कूलिंग ऑफ पीरियड, जैसे मैंने कहा 7 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड देते हैं, जिस दिन से ऑप्ट किया है उस दिन से 7 दिन का गैप होगा पैसिव यूथेनेशिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। साथ ही मैंडेटरी काउंसलिंग आप प्रोवाइड करें, और पैलिएटिव केयर को बहुत बड़े लेवल पर हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। देन इट कम्स टू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मेडिकल करिकुलम के अंदर हमें जो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, और इसी का एक पहलू है टू एंड द लाइफ, अगर उसमें डिग्निटी बाकी नहीं बची है तो इन सबको करिकुलम के माध्यम से हम मेडिकल प्रोफेशनल को पढ़ाएं, और इसके अलावा सोसाइटी में भी एक लार्जर लेवल पर अवेयरनेस आनी चाहिए कि यूथेनेशिया के जैसे कॉन्सेप्ट को हम राइट टू डिग्निफाइड लाइफ से कैसे अलाइन कर सकते हैं। मूविंग टू फर्दर, वी कम टू डिटेंशन ऑफ मिस्टर सोनम वांगचुक अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसको लेके मीडिया, सोशल मीडिया में काफ़ी हद तक लिटरेचर आ ही रहा है। तो सोनम वांगचुक जो देश के एक बड़े एजुकेशनिस्ट माने जाते हैं, इन्वेंटर माने जाते हैं, और साथ ही में इनको क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पर भी ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल है। अब ये पहले भी एक प्रोटेस्ट को लीड कर चुके हैं, और फिर से दोबारा एक प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं, जो लद्दाख के कुछ कॉजेस को लेके सेंटर सरकार से कुछ मांग अपनी रख रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट मांग है लद्दाख यूटी को शेड्यूल 6 की प्रोटेक्शन दिलवाना। इसको हम स्पेशली अर्लियर एक करंट अफेयर के अंदर कवर कर चुके हैं, और फिर इनको अरेस्ट किया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, और अब ये जोधपुर जेल राजस्थान के अंदर इनको बंद किया गया है। और एलिगेशन लगे हैं इनके ऊपर कि इन्होंने
इंस्टिगेट किया है वायलेंट प्रोटेस्ट को, जिसकी वजह से हैवी कैजुअलिटीज इन टर्म्स ऑफ द पर्संस एंड प्रॉपर्टी, एंड फर्दर देयर आर मेनी इंजर्ड पर्संस। कुछ लोगों ने इसको भारत का जेनजी मूवमेंट तक बोल दिया था, नेपाल से रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारा यूथ इस वायलेंस के अंदर शामिल था। नाउ आज का हमारा फोकस है टू अंडरस्टैंड द एनएसए, इसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेसिस क्या है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये लगातार कंट्रोवर्सी के अंदर रहता है, जहां पर सरकार ये कहती है कि हम देश टूटने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए एनएसए लगा रहे हैं, तो फिर अपोजिशन या एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि डिसेंट वॉइस को कर्ब किया जा रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है और वो आवाज थोड़ी लाउडर होने लग जाए जिससे सरकार को परेशानी हो, सरकार उनके ऊपर एनएसए लगाकर उनको चुप कराने का काम करते हैं। So here it comes, that National Security Act that was enacted in 1980, or this is one of the most stringent preventive detention law in India. Purpose है that to prevent, और उसी मतलब कोई क्राइम को प्रिवेंट करना है, मेन तो ये है, और फिर उसको करने वाले को प्रिवेंटिव डिटेंशन लेना है, जिससे देश की नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, फॉरेन रिलेशन या पब्लिक ऑर्डर, सो माइंड इट, पब्लिक ऑर्डर वर्ड भी इसके अंदर यूज है। तो अगर किसी पर्सन की एक्टिविटी की वजह से नेशनल सिक्योरिटी छोड़िए, अगर पब्लिक ऑर्डर भी वायलेट हो रहा है, तो फिर उस पर्सन को एनएसए के थ्रू प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आता है, प्री में बहुत कंफ्यूज कर सकता है। दैट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, सेंटर ने पास किया है, तो क्या नेशनल गवर्नमेंट ही इसको इन्वोक कर सकती है? क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है? तो एनएसए में याद रखिएगा, नेशनल गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज ऑल्सो एम्पावर्ड to take a person in preventive detention under NSA. So here, center, state and state via district magistrate and police commissioners. जब स्टेट इस पावर को डेलीगेट कर दे पुलिस कमिश्नर के लिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि स्टेट अपने अपरेटस के थ्रू काम करेगा, हर चीज के सिग्नेचर सीएम से तो नहीं लेंगे। तो पहली चीज याद रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एम्पावर्ड हैं टू टेक प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर एनएसए, एंड फर्दर स्टेट में एम्पावर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर से टू इन्वोक दीज लॉज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू ये काम किया जा सकता है। देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जस्ट अ माइल्ड थिंग, कॉलोनियल एरा से ही हमारे यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो खासकर जरूरत थी कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्रांति या आवाज उठाने का काम करता है, उसको बिना कोई चार्ज लगाए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लीजिए, पड़ा रहने दीजिए जेल के अंदर। इसके बाद आजादी के बाद भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 से लेके मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीजा एक्ट 1971, जो इमरजेंसी के दौरान इन्वोक किया गया था। ऐसे ढेरों लॉज हैं। इसके अलावा आपको कहीं कोटा मिल जाएगा 2001 का, तो कहीं आपको स्टेट के भी लॉ मिलेंगे, जैसे मकोका है। सो डिफरेंट लॉज अलग अलग टाइम पर आते रहे हैं, देन ज्यादातर एक्ट इसमें रिपील कर दिए जाते हैं, लेकिन एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो अभी भी इंप्लीमेंटेबल है। फर्दर वी कम, की प्रोविजंस क्या है एनएसए की? नाउ दिस हैज टू बी फोकस्ड एक्ट। सो हियर दैट सबसे पहले डिटेंशन यहां पे प्रिवेंटिव है, प्यूनिटिव नहीं है। मतलब कि किसी हार्मफुल एक्ट को या क्रिमिनल एक्ट को होने से रोकने का काम। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम रेलेवेंस ले लेते हैं आर्टिकल 22 का। So Article 22 in the Indian Constitution under Chapter 3 Fundamental Rights that provides protection in cases of arrest and detention. अब यहां पर आर्टिकल 22 दो तरह की अरेस्ट को बताता है, एक है प्रिवेंटिव अरेस्ट, एक है प्यूनिटिव अरेस्ट या डिटेंशन कह लीजिए। एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब यह होता है कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, अब उसके बनते क्राइम के लिए कोर्ट में उसके ऊपर केस चलाया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। जैसे भारतीय न्याय संहिता में वो सारे प्यूनिटिव क्राइम्स हैं। किसी ने मर्डर किया, अब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसको अरेस्ट करने का मकसद यह है कि इसके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, केस चलाएंगे, इसको सजा देंगे। प्यूनिटिव, सजा देना। वहां पे अरेस्ट एंड डिटेंशन का मतलब ही है कि ये कोई एक्ट कर चुका है, अब इसको सजा दिलवानी है। कोर्ट में प्रूव होगा तो सजा मिलेगी, कोर्ट में प्रूव नहीं होगा सजा। बट जब हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव, टू प्रिवेंट,
तो हम किसी क्राइम को होने से या उसके फर्दर ऑकरेंस को रोकने के लिए किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले रहे हैं कि भाई तुम इतनी गड़बड़ी कर चुके हो, अब तुम और गड़बड़ी ना करो। जैसे सोनम वांगचुक की बात करूं तो बेसिक फिलॉसफी है कि आपने इंसाइट किया प्रोटेस्ट को और वो बहुत ही वायलेंट एक्ट हो चुका है ऑलरेडी, बीजेपी का हेडक्वार्टर जला दिया, बसें जला दी एंड ऑल दैट थिंग। अब ये क्राइम फर्दर स्पायरली कंडक्ट ना किए जाएं, इसके लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा रहा है। बाद में आपके ऊपर केस चलाएंगे, तो अगर आपकी गलती पकड़ी जाती है तो सजा भी मिलेगी। फिलहाल आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं। लेकिन जिनको भी प्यूनिटिव डिटेंशन में लिया जाता है, आर्टिकल 22 उनको कुछ प्रोटेक्शन एज ए फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है इमीडिएटली विद द अरेस्ट। इसके अलावा वो किसी वकील की हेल्प ले सकते हैं, अपने मनचाहे वकील की हेल्प ले सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब जितना टाइम पुलिस को प्रोवाइड करते हैं उतनी देर ही पुलिस अक्यूज को अपनी कस्टडी में रख पाएगी। लेकिन फिर बात आती है आर्टिकल 22 के ही सेकेंड क्लॉज की, जिसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन का जिक्र है। और जो प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर फैसिलिटी या प्रोटेक्शन की हमने बात की थी, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिए गए पर्सन को नहीं मिलता है। तो इनको एक तो ग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि एक्ट में देख लेंगे कुछ सेफगार्ड हैं। देन वकील अवेलेबल कराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, 24 घंटे में तो आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर ही नहीं रहे हैं। जैसे एनएसए में हम देखेंगे 12 महीने 1 साल तक बिना केस चलाए पर्सन को जेल में रखा जा सकता है। उससे पहले पुलिस केस चलाना चाहे, पर्सन को छोड़ना चाहे तो अलग बात है, बट इन ऑल सर्कमस्टांसेस द अक्यूज इज ऑन द मर्सी ऑन द अरेस्टिंग अथॉरिटी। सो हियर कम्स आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन हमें पता चल चुका है। देन आर्टिकल 22 के अंदर ही एक प्रोटेक्शन और है, जब भी किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेंगे तो उसके प्रिवेंटिव डिटेंशन का पीरियड तो लॉ डिसाइड करेगा, जिस लॉ के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है। लेकिन एक हाई कोर्ट के क्वालिफाइड जज के बोर्ड की बात की गई है। इस बोर्ड के सामने उसका केस रखना है, और आर्टिकल 22 में कहा गया है 3 महीने के अंदर अंदर रखना। अगर 3 महीने तक आप रख लीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में। अगर किसी पर्सन को 3 महीने के बाद आगे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है, तो हाई कोर्ट के क्वालिफाइड जज का एक बोर्ड होना चाहिए। इसमें हाई कोर्ट के सिटिंग जज भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं, कोई पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। अगर वो परमिट करेंगे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आप आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये सारे सेफगार्ड तो हुए आर्टिकल 22 के। नाउ we examine the key provision of National Security Act. So as we discussed, this is not punitive, but to prevent the further occurrence of any crime. Then grounds mention करने हैं, तो फिर जैसे हमने कहा था कि आर्टिकल 22 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन एनएसए के अंदर है। जैसे किसी पर्सन को अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया है, अथॉरिटीज ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया है, तो फिर 5 दिन के अंदर अंदर उसको उसकी अरेस्ट के ग्राउंड बताने होंगे। ग्राउंड से मतलब है कि आपने क्या एक्ट किया है और आपको कौन से लॉ के किस सेक्शन के तहत अरेस्ट किया गया है। और फिर अगर 5 दिन में आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम 15 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर उस पर्सन को कम्युनिकेट करना होगा अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ हिज और हर अरेस्ट। देन कितना टाइम आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। नाउ हियर कम वन ऑफ द स्ट्रिंजेंट थिंग इन एनएसए, दैट इज अप टू 12 मंथ। 1 साल तक पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। इसका मतलब 1 साल तक उसका अभी कोर्ट में केस भी शुरू नहीं हुआ है, बस वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है। देन एक सेफगार्ड क्या दिया गया है, जो मैं हाई कोर्ट के जजेस के लेवल का एक रिवाइजरी बोर्ड का जिक्र कर रहा था। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 महीने की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे सेफगार्ड और नैरो किया गया है, जिसमें कहा गया है कि डिटेनी का केस 3 वीक्स के अंदर अंदर एडवाइजरी बोर्ड या रिव्यू बोर्ड के सामने रखना है। यहाँ पे 3 वीक्स के अंदर अंदर रखेंगे। ये बोर्ड अगर परमिट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को तो वो आगे चलेगी, अदरवाइज वो प्रिवेंटिव डिटेंशन आगे नहीं चलेगी। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर जो अक्यूज पर्सन है, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है, वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर, किसी वकील के जरिए अपनी बात यहाँ पे नहीं रख सकता। वो अदरवाइज गवर्नमेंट के सामने, कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकता है, अगर जो डिटेन कर रही अथॉरिटी है वो परमिट करे। लेकिन एज अ मैटर राइट अपने वकील को यहाँ पे नहीं खड़ा सकते हैं, तो ये बायस्ड मैनर माना जाता है।
जैसे इफ वी टॉक अबाउट डेटा, उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ऐसा एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें 97% ऑफ डिटेंशन केसेस आर अलाउड, फर्दर अलाउड बाय द एडवाइजरी बोर्ड। तो यहां पे अलाउ के चांसेस ज्यादा है। फर्दर प्रोसीजरल सेफगार्ड और लिमिटेशंस क्या है, जैसे डिटेनी जो है इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है, वो गवर्नमेंट के सामने अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास अपनी पिटीशन भेज सकता है। लेकिन जैसे मैंने बात की, जो एडवाइजरी बोर्ड है इसके सामने वो अपने वकील को नहीं भेज पाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ फैक्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं रखेगी अगर वो कहे कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहते। फर्दर रीसेंट केसेस या फिर क्रिटिसिज्म क्या है, जैसे पंजाब के अंदर अमृतपाल केस हुआ साल 2023 में। देन चंद्रशेखर आजाद हैं, इस वक्त ऑनरेबल एमपी हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अमृतपाल और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही इस वक्त ऑनरेबल एमपी ऑफ लोकसभा हैं। सो चंद्रशेखर आजाद एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद भी हैं। इनके खिलाफ 2017 में इन्वोक किया गया था। डॉक्टर कफील खान, ये काफी इनफेमस केस रहा साल 2020 में। गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कुछ मेडिसिन की कमी की वजह से। तो वहीं के सरकारी डॉक्टर कफील खान, जिनको बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इन्होंने तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, थोड़ा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, तो इनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। ऐसी बातें मीडिया सर्कल के अंदर थी। इसके अलावा लव जिहाद को लेके, तो कहीं काउ स्लॉटर को लेके डिटेंशन लॉस के मिसयूज की खबरें लगातार आती रहती हैं। और जो हमारी सिविल सोसाइटी है, ये जो फंडामेंटल राइट के सपोर्टर हैं, वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि इतनी ज्यादा पावर अगर स्टेट के हाथ में होगी, सो दैट विल रिजल्ट इन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजंस। नेक्स्ट वी कम टू लीगल रिकॉर्स क्या है, वो हम बात कर चुके हैं। एक तो आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अगर कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। इसके अलावा रिट पिटीशन के थ्रू भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस डिटेंशन को चैलेंज किया जा सकता है, या फिर एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन का आप वेट करें। वहां पे आप अपना वकील तो भेज नहीं पाएंगे, आपको वेट करना होगा। फर्दर व्हाट आर द की इशू? सो प्रॉब्लम अगेन है टाइट ड्रॉप वोक की। तो एक तो हमें नेशनल सिक्योरिटी भी, उसकी भी चिंता करनी है, उसको भी हमें हाईएस्ट पेडिस्टल के अंदर रखना है, लेकिन साथ ही में जो सिविल लिबर्टीज हैं इसको भी हाईएस्ट पेडिस्टल पे रखना है। तो हम दोनों में से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। एक तरफ हम कहें कि हमें सिविल लिबर्टीज का ध्यान रखना है और नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती हो, तो सर अल्टीमेटली अगर नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो फिर एक दिन सिविल लिबर्टीज भी नहीं बचेंगी। और अगर नेशनल सिक्योरिटी को ही हम अपहेल्ड करें और हम कहें कि लोगों को कोई आजादियां नहीं है, सर अल्टीमेटली वी विल बी लिविंग इन एन अथॉरिटेरियन स्टेट। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का क्या फायदा? तो आपको बैलेंस करना है। क्या ऐसे लॉज होने चाहिए? बेशक होने चाहिए, क्योंकि आज भी इंडिया में इतनी सारी विसिपोरस एक्टिविटीज चल रही हैं, इतनी सारी फ्रेगमेंटलाइजिंग फोर्सेस इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, सेसेशन एक्टिविटीज चल रही हैं। तो अगर ऐसे लॉज अथॉरिटीज के पास नहीं है तो अथॉरिटीज इफेक्टिवली डील नहीं कर पाएंगे ऐसे चैलेंजेस से। लेकिन साथ ही में फिर इन लॉज के सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन का एक दिक्कत है। सो असल में ये लॉज अपने आप में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये किस तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं। तो उन ऑपरेशन की स्क्रूटनी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज जो इसको ऑपरेट कर रही है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए। और फिर कोर्ट के अंदर स्पेशली यहां पर हमें कुछ मैकेनिज्म डेवलप करना है। दैट कैन बी अ कमिटी ऑफ सीनियर लॉयर्स, दैट कैन बी कमिटी ऑफ जजेस, जो स्क्रूटिनाइज करें, स्पेशली जब कोर्ट के अंदर वो कॉग्निजेंस के लिए जा रहा है, जैसे पीआईएल के केसेस में भी करते हैं कि इस मैटर के अंदर कितना जेन्युइननेस है। तो ओवरसाइट मैकेनिज्म के थ्रू हम इंश्योर कर पाएंगे दी फेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इट इज अ केस ऑफ फेयर और अनफेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। देन देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ ओवर यूज और मिस यूज, जिसकी वजह से हमने जो बात की है, आपको स्ट्रिक्टर जुडिशियल ओवरसाइट मैकेनिज्म चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वक्त वक्त पर एजेंसीज को आगाह करता रहता है कि एनएसए जैसे लॉज का या यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो अलग से एक बहुत ही सख्त प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, तो ऐसे लॉज का फ्री फ्लो यूज नहीं करना है, बहुत जुडिशियस और कॉशियस यूज करना है। सो अगेन द मेन मैटर इज नॉट इन द लॉ, रादर इट इज
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हमें वो करेक्ट करनी होगी। देन द एडीआर इंपॉर्टेंस फॉर जस्टिस सिस्टम। सो रिसेंटली लिटरेचर या न्यूज़पेपर्स में इस वजह से आया कि लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने फिर से अपनी सरकार की कमिटमेंट को दोहराया है कि जो पंच परमेश्वर का सिद्धांत रहा है हमारे यहाँ पर सदियों से, जिसमें कलेक्टिव कंसेंसस के साथ सोसाइटी, कम्युनिटीज अपने डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन तलाश करती हैं, इसी ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर हम फ्यूचर में भी प्रमोट करेंगे कंसेंसस बेस्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। और इसके लिए आज हम जो एडीआर के मैकेनिज्म है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत, इन सबका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे और इन सबको अब काफी हद तक लीगल बैकिंग भी है। नाउ जस्टिस सिस्टम के चैलेंज क्या है? सबसे पहले क्या जरूरत है हमें एडीआर के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड हमें नजर आती है वो खुद जुडिशरी की हालत है। इंडियन कोर्ट्स आर हेवीली ओवरबर्डन्ड विद द वर्क। एज पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023, देश भर के अंदर 4.57 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। अच्छा, ये तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 है, तो थोड़ा पुराना डेटा है। अगर हम इस वक्त नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का डेटा देखें तो फिर 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं इंडियन कोर्ट्स के अंदर। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 81,788 केसेस पेंडिंग है। ये मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। दिस इज द रिकॉर्ड हाई नंबर ऑफ पेंडेंसी इन द सुप्रीम कोर्ट। देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर 25 हाई कोर्ट हमारे पास हैं, 62 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। और इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पर सबसे ज्यादा पेंडेंसी है, अराउंड 4 करोड़ केसेस आर कंसीडर्ड टू बी पेंडिंग इन ओनली द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सो हियर ओवरऑल जुडिशरी इज हेवीली ओवरबर्डन। तभी फिर हमारे यहाँ पर फिल्मों में और आम तौर पे देखने को मिल जाता है कि सर तारीख पे तारीख कल्चर आ चुका है। पीएम भी इस लाइन को कई मंचों से बोल चुके हैं। सो यार जुडिशियल डिले अगर होते रहेंगे तो लोगों का जुडिशरी से भी फेथ उठ जाता है कि यार अदालतों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब इसके उलट जो एडीआर मैकेनिज्म होंगे तो एक तो जुडिशरी के ऊपर से बर्डन कम होगा। बहुत सारे केसेस जो अदरवाइज जाके कोर्ट्स के अंदर ही फाइल होने थे और ओवर द ईयर उनको प्रोसिक्यूट किया जाना था, अब वो केसेस कोर्ट की जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ही खत्म कर दिए जाएंगे। तो जुडिशरी के ऊपर से बर्डन कम होगा और साथ ही लोगों को क्योंकि स्पीडी जस्टिस मिल रहा होगा, क्वालिटी जजमेंट्स मिल रहे होंगे, तो उनका भरोसा इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में रीस्टैब्लिश होगा। नाउ क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेसिस भी है कि हम कुछ और प्लेटफॉर्म कोर्ट से इतर क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? सो यह आर्टिकल 39 एक बेसिक सोर्स है जहां पर अंडर डीपीएसपी सरकार को, स्टेट को ये इंश्योर करना है कि वो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड लोगों को प्रोवाइड करे, सबको एक जैसा न्याय और फ्री लीगल एड भी मिल सके। और इसका फाउंडेशन ही बनेगा एडीआर। देन सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड है हमारे पास, जिसमें कहा गया है कि सिविल केसेस को आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन के लिए रेफर किया जा सकता है। तो लीगल कोई बार नहीं है केसेस को मेडिएशन, काउंसिलिएशन सेंटर में ट्रांसफर करने की। इसके अलावा हमारे पास स्पेशली आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 है, जिसको 2021 में अमेंड भी किया गया, जिसमें प्रोसीजर, टाइमलीनेस फॉर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन को हमने इंश्योर किया है। साथ ही इनके अवार्ड्स की इन्फोर्समेंट भी तय की है, कहीं इनके अवार्ड को ऐसे फेंक ना दें, लोगों को इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। देन लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है, विच इज गिविंग लीगल बैकिंग टू लोक अदालत्स। और फिर लोक अदालत के ऑर्डर को लीगल रिकॉग्निशन भी दी है, बल्कि वो तो फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं। देन एडीआर वर्क कैसे करता है? ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट शब्द अभी यूज किए, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इनका आपस में बेसिक फर्क क्या है? सो हियर आर्बिट्रेशन के अंदर ये होता है कि ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, ये बाइंडिंग होता है अवार्ड। मतलब कि अगर दो पार्टी के अंदर डिस्प्यूट है, मान लीजिए कहीं दो कॉर्पोरेट्स के अंदर लैंड डिस्प्यूट हो गया, दो हाउसिंग कंपनीज हैं, घर बनाते हैं, कॉलोनीज काटते हैं, उनमें कोई लैंड को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। कई बार ये रिटायर्ड जज ही होते हैं,
और फिर ये दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आपको जजमेंट प्रोवाइड करेंगे जो बाइंडिंग है दोनों पार्टीज के ऊपर। नाउ हियर इट कम्स, ये काफी हद तक कोर्ट रूम जैसा प्रोसीडिंग है, लेकिन किसी पार्टी के लिए एक पर्सनल कोर्ट रूम जैसा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई ए और बी दो कंपनीज हैं, लैंड डिस्प्यूट हो गया, तो अब ये आर्बिट्रेशन लॉज के थ्रू एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते हैं। ये दोनों का पक्ष सुनेगा और केस की मेरिट के हिसाब से ऑर्डर देगा जो दोनों पार्टीज को बाइंडिंग हो। तो ये काफी हद तक कोर्ट लाइक फैसिलिटी है। इसके उलट कॉन्सिलिएशन या मीडिएशन, तो यहां पर एक पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जैसे कॉन्सिलिएशन की बात करें तो दोनों पार्टीज के साथ वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और दोनों को कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा कि इस डिस्प्यूट का एक हल ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, और कोशिश करेगा एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे दोनों पार्टीज आए और आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो यहां पर भी एक न्यूट्रल फैसिलिटेटर होगा और नेगोशिएटेड सेटलमेंट होंगी, लेकिन इसका जजमेंट बाइंडिंग नहीं होता है पार्टीज के ऊपर। फर्दर इट कम्स टू लोक अदालत, इसको पीपल्स कोर्ट माना जाता है, लेकिन ये माइनर सिविल ऑफेंस और कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस के लिए होते हैं। और यहां पर डिसीजन फाइनल है, बाइंडिंग है, और इसकी कहीं पर कोई अपील भी नहीं हो सकती है। याद रखें, आर्बिट्रेशन का जजमेंट बाइंडिंग होता है लेकिन अपीलेबल टू हाई कोर्ट से। सो डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म हैं जो हमें अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दे रहे हैं फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके अलावा एडीआर रेजोल्यूशन के लिए जो लॉस के अंदर मैंडेटेड टाइम है वो है 180 डेज। तभी लोगों को बहुत ज्यादा जुडिशियल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, सालों साल तारीख नहीं पड़ रही होगी, 180 दिन के अंदर अमूमन किसी केस का निपटारा करना होता है। जैसे आप लोग अदालतें देखें, 1, 2 या 3 तारीख मैटर सॉल्व हुआ तो ठीक, अदरवाइज डिसमिस कर देंगे। फर्दर क्यों जरूरी है हमारे लिए एडीआर को स्ट्रेंथन करना? देखिए, एक बेसिक थिंग हमने अभी देखी है, जुडिशरी का ओवरबर्डन होना। दूसरी तरफ आइए तो 140 करोड़ का मुल्क है, लिटरेसी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। जिस सोसाइटी में भी लिटरेसी और अवेयरनेस बढ़ेगी वहां पर लीगल डिस्प्यूट बढ़ेंगे, क्योंकि लोग अपने ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म को छोड़ के इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चाहते हैं। अब सिर फोड़ के फैसला नहीं करेंगे, अब पर्सन कहेंगे आई सी यू इन द कोर्ट। तो अब हमें कोर्ट के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म चाहिए जहां सिविलाइज मैकेनिज्म के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज जस्टिस सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड जस्टिस सिस्टम स्टैब्लिश हो सके। सो हियर अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सेस एंड इंक्लूजन, क्योंकि ज्यादातर फैमिलियर लैंग्वेज के अंदर होता है। इसके अलावा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज्यादा प्रोटेक्शन यहां पर मिलती है, क्योंकि कोर्ट फीसेस यहां पे बहुत कम होती हैं, कई केसेस में वेव ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा जो कोर्ट का वर्कलोड है वो कम होगा, कोर्ट में केसेस कम जाएंगे, आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलिएशन स्टेज पर ही सेटल हो जा रहे होंगे। इसके अलावा प्रमोट सोशल हार्मनी। इस चीज को समझे कि एक तो हमारे कल्चर में पंच परमेश्वर जैसी फिलॉसफी रही है जहां पे सोसाइटी खुद अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूट कर रही है सिविलाइज मैनर। दूसरा, through this we are creating a society where we are training our masses, our people for amicable solution of their disputes। हर चीज को लड़ झगड़ के कोर्ट में ही हम सॉल्व ना करें, हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करेंगे जहां सिविलाइज मैनर में, पीसफुल एमिकेबल मैनर में कम्युनिटी खुद अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व कर पा रही है। इसके अलावा जुडिशियल रिलीफ की हम बात कर ही चुके हैं। देन इंटरस्टेट डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की हम बात कर लें तो उसमें हाई कोर्ट के अंदर 33% वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर 21% वैकेंसी है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी के नाम पर अगर आप आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार देखें, हाईएस्ट पेंडेंसी है यहाँ पर और लोएस्ट डिस्पोजल रेट है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जज साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने एक फंक्शनल ईयर या अपने एक साल के अंदर 4000 से ज्यादा केसेस डील करते हैं। अमूमन 200 वर्किंग डेज होते हैं, ये भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूं, उसमें 4000 केसेस हैंडल करना, तो इस तरह से तो जो बैकलॉग है वो भी कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जो एडीआर है वो इन सब डिस्पैरिटीज को इक्वलाइज कर पाएगा। दैट्स व्हाई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज हाईली नेसेसरी फॉर इंडियन जस्टिस सिस्टम। Now we come to NCRB Crime in India 2023 report. So, National Crime Record Bureau, which functions under Ministry of Home Affairs, ये एक डेटा रिपोजिटरी के तौर पे काम करता है कि देश के अंदर एक साल के अंदर जितने भी क्राइम रजिस्टर हुए हैं उन सब का
कैटलॉग करके कि किस कैटेगरी में कितने क्राइम हुए हैं, उसको पब्लिश करने का काम करता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि इनकी मेथडोलॉजी, अब क्राइम जो रिपोर्ट होता है वो होता है थानों के अंदर, और पुलिस स्टेशंस आर स्टेट सब्जेक्ट। तो एनसीआरबी एक सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपोजिटरी का काम कर रहा है, जहां पर देश के सभी राज्यों से, ये थानों से, पुलिस से डेटा कलेक्ट करने का काम करता है कि कितने केस वहां पर रजिस्टर हुए हैं। तो काफी लोग इसका एक क्रिटिसिज्म ये कहते हैं कि क्योंकि ये सिर्फ रजिस्टर्ड क्राइम को ही काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम इतने हुए, ये रजिस्टर्ड क्राइम है जितने थानों में रजिस्टर किए जा चुके हैं। अब इंडिया में केसेस की बहुत सारी अंडर रिपोर्टिंग भी है, तो हो सकता है असल में नंबर कुछ ज्यादा रहे, बट फिर भी क्योंकि मोस्ट ऑथेंटिक डेटा ये हमारे पास है, तो हम इसी को रेफर करेंगे अपने एग्जाम या अदर पर्पसेस के लिए। हियर इट कम्स, क्या है कि हाईलाइट 2023 की रिपोर्ट की। अच्छा, 25 की रिपोर्ट क्यों नहीं है भाई? एक तो 25 खत्म नहीं हुआ है, दूसरा जैसे मैंने कहा कि एनसीआरबी स्टेट से डेटा कलेक्ट करता है, तो एक ईयर क्लोज होने के बाद उसका डेटा पहले स्टेट खुद कोलैबोरेट करेंगे आपस में, वो कलेक्ट करेगा, मतलब स्टेट मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट से, हर पुलिस स्टेशन से आएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल, फिर वहां से कैटलॉग होके एनसीआरबी के पास, फिर ये प्रोसेस करेंगे। इट टेक्स टाइम। दैट्स व्हाई ये पिछली रिपोर्ट्स होती हैं, 2023 के डेटा के आधार पर रिपोर्ट है, इससे पहले 2022 के डेटा पे रिपोर्ट आई थी। नाउ, टोटल कॉग्निजेबल क्राइम्स में 7.2% का इंक्रीज है 2022 के मुकाबले। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा नंबर्स को रट्टा नहीं मानना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6.24 मिलियन कॉग्निजेबल क्राइम जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। आप थोड़ा ट्रेंड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें, अगर नंबर याद रखना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। देन आईपीसी के अंदर 3.76 मिलियन क्राइम रजिस्टर किए गए हैं, जो कि 5.7% का राइज है, और स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंडर 2.48 मिलियन क्राइम रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 9.5% का राइज है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि अभी भी आईपीसी पर बेस्ड ये रिपोर्ट है, क्योंकि जो भारतीय न्याय संहिता ये 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट हुई थी, तो फ्यूचर में बीएनएस का डेटा आ जाएगा 2023 में, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता इंप्लीमेंटेड नहीं थी, सारे क्राइम आईपीसी में ही रजिस्टर हो रहे थे, इसलिए ये आईपीसी पे बेस्ड डेटा है। सो 5.7% राइज है आईपीसी के क्राइम के अंदर, ट्रेडिशनल क्राइम के अंदर। और ये स्पेशल एंड लोकल लॉज क्या है? मान लीजिए किसी स्टेट ने स्पेशल कोई क्रिमिनल लॉ बना दिया, जैसे मान लीजिए राजस्थान ने एंटी मॉब लिंचिंग लॉ इंप्लीमेंट कर दिया है, या फिर मान लीजिए उत्तराखंड ने जैसे कोई एंटी रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट पास कर दिया है, तो अगर ऐसा कोई स्पेशल लोकल लॉ है स्टेट का, उसके अंदर अलग से कैटलॉग करते हैं, उसमें 9.5% का राइज है 2022 के मुकाबले। देन जो नेशनल क्राइम रेट है पर लैख पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो 422 था, जो अब 448, 448.3 पर लैख पॉपुलेशन हो चुका है। तो नेशनल क्राइम रेट भी राइज कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रेंड जरूर देखिए, डिक्लाइन कहां आ रहा है या फिर जो राइज कर रहा है वो कहां पे आ रहा है। देन वी कम टू चेंजिंग क्राइम पैटर्न्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वांट टू नोट यू दिस थिंग, दैट जो हमारे ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं, इसमें हमें रिडक्शन देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू द अर्लियर डेटा। मैं एग्जैक्ट नंबर में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे नॉन कन्वेंशनल, जो हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर चैलेंजेस हैं, उन क्राइम में सर्च देखने को मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंगली, दैट मर्डर के केसेस में 2.8% का रिडक्शन है एज कंपेयर टू दी 2022। रेप केसेस में वेरी इंपॉर्टेंटली, और याद रखिएगा, 5.9% का रिडक्शन है। डॉरी डेथ केसेस के अंदर भी 4.6% का रिडक्शन है। तो ये जो बहुत ही हीनस ट्रेडिशनल क्राइम्स है, मर्डर, रेप, डॉरी डेथ, यहां पे आपको मार्जिनली सही 2% का, 5% का, 4% का, लेकिन आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। बट व्हेन यू कम टू साइबर क्राइम्स, दैट इज द नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज, 31.2% का राइज है, जिसमें डोमिनेट कर रहे हैं फ्रॉड 69%। ओवरऑल साइबर क्राइम तो बुलिंग भी हो सकता है, वॉयरिज्म भी हो सकता है, इंपर्सोनेशन भी हो सकता है, लेकिन जो फ्रॉड यहां पे होते हैं, पैसे की ठगी, वो डोमिनेट कर रहा है साइबर क्राइम में। ओवरऑल साइबर क्राइम के 69% केसेस आर ड्यू टू फ्रॉड, और 2022 के मुकाबले साइबर क्राइम 31% सर्च किया है। दोनों रिपोर्ट के अंदर साइबर क्राइम सबसे ज्यादा सर्च कर रहा है। एज पर 2022 रिपोर्ट, साइबर क्राइम के अंदर 24% का राइज था, इस बार 31% का राइज है।
तो ये बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर जा रहा है। देन वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंटली क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, दिस हैज राइज बाय 28.8%। हालांकि देखिए, एक तो रियलिटी है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के खिलाफ एट्रोसिटी हो रही है, लेकिन एक वजह इसके पीछे एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है बिकॉज ऑफ मणिपुर वायलेंस। वहां पे बहुत सारे ट्राइबल एट्रोसिटीज हुई हैं, या फिर जो क्लैश में इन्वॉल्व थे ट्राइबल लोग थे, उनकी वजह से नंबर और ज्यादा हाई हुआ है। देन हाँ, इंपॉर्टेंट वन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन ग्रोन बाय 9.2%। तो ओवरऑल ट्रेंड क्या है? दलितों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम सर्च कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सर्च है साइबर क्राइम के अंदर। बट मर्डर, रेप, डॉरी डेथ, ये मार्जिनल रिडक्शन के अंदर है। फर्दर वी कम टू स्टेट वाइज डेटा देखें, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हुए हैं कर्नाटक के अंदर, उसके बाद तेलंगाना, देन उत्तर प्रदेश। एंड एज आई डिस्कस्ड, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम मणिपुर बिकॉज ऑफ मणिपुर वायलेंस। देन जैसे मैंने बात की, लीगल फ्रेमवर्क इसका यह है कि साल 2023 में, क्योंकि बीएनएस अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, तो अभी भी आईपीसी पे है। फ्यूचर में हमें बीएनएस के ऊपर रिपोर्ट देखने को मिलेगी। इसके साथ कन्विक्शन रेट स्टेबल है। अब इसको स्टेबल कहें या फिर ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। मतलब कि आईपीसी में जितने भी केसेस दर्ज होते हैं, कोर्ट के अंदर केस चलते हैं, उनमें से सिर्फ 54% में कन्विक्शन होती है। रेस्ट केसेस में एक्विटल हो जाता है, छूट जाते हैं। और जो मतलब एक तो ये अपने आप में चैलेंज है कि अगर पुलिस ने किसी के ऊपर केस दर्ज किया है, उसको दोषी माना है, उसके खिलाफ एविडेंसेस जुटाए, तो आपका केस इतना वीक कैसे हो गया कि वो कोर्ट से छुट जा रहा है? सिर्फ 54% आपका कन्विक्शन रेट है। देन चार्जशीट रेट, कि चार्जशीट टाइमली फाइल हुई है कि नहीं है, ये इंक्रीज हुआ 72.7% पे, जो कि एक वेलकमिंग स्टेप है। लेकिन इसके साथ जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है 29.2% से राइज किए हैं, कि अभी तक पुलिस थानों में बस इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है, अभी चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई है। देन व्हाट आर द पॉलिसी रिकमेंडेशन? हियर इट कम्स दैट एक तो क्योंकि साइबर क्राइम सबसे बड़ा चैलेंज है, तो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। तो जैसे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल फॉरेंसिक लैब होनी चाहिए, ट्रेन्ड पुलिस पर्सोनल होने चाहिए जो फाइनेंशियल फ्रॉड से इफेक्टिवली डील कर सकें। इसके अलावा बेसिक चीज, पब्लिक अवेयरनेस, हालांकि उसको लेके बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज की पब्लिक डोमेन के अंदर वीडियोस सरकार की मदद से आ रही हैं, एनजीओ की मदद से आ रही हैं, ताकि वहां पर लोगों को अवेयर किया जा सके डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए। ये लाइन तो आपने बार बार कितनी जगह सुन ली होगी, ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है। देन विक्टिम है तो उनका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। देन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, खासकर एनोनिमस भी, कि मान लीजिए मुझे कहीं साइबर फ्रॉड के बारे में पता चल रहा है, मेरा इंटरेस्ट चाहे उससे जुड़ा या नहीं जुड़ा, मैं अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करते हुए भी उसकी शिकायत कर सकूं। फर्दर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है, बिकॉज साइबर क्राइम नोज नो बाउंड्री। मतलब इसके लिए तो हम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये हो रहा है कि कहीं पर भी, कि वो जमतारा एक सीरीज आई थी कि झारखंड या आई डोंट नो छत्तीसगढ़ में बैठ के एक कॉल सेंटर बना के वो साउथ से लेके नॉर्थ तक में क्राइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा साइबर को लेके जो आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, ये स्पेशली स्टैब्लिश्ड होने चाहिए। नाउ just before we are closing this topic, a few points about the NCRB। 1986 में स्टैब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये काम करता है। मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि देश के एक नेशनल डेटा रिपोजिटरी के तौर पे काम करता है अबाउट द क्राइम एंड क्रिमिनल डेटा। और साथ ही जो सीसीटीएनएस है, उसका कई बार हम रेफरेंस लेके आते हैं गवर्नेंस के अंदर, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इसको भी मैनेज करने का काम करता है। इसके अलावा रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे कि क्राइम इन इंडिया जो हमने अभी डिस्कस की, ओवरऑल क्राइम सिनेरियो। इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड पे अलग से रिपोर्ट होती है, और प्रिजन स्टैटिक्स इसकी अलग से रिपोर्ट आएगी। तो 3 रिपोर्ट अलग अलग ही पब्लिश करते हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। Consider the following statements about the NCRB Crime in India 2023 report and find how many statements are correct. The national crime rate increased from 422 to 448 per lakh population। मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा नंबर चाहे आप याद ना रखें, और मैं ही एक नंबर की स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, लेकिन हाँ ट्रेंड जरूर याद रखें, इंक्रीज हुआ है। तो थोड़ा ट्रेंड में ये भी देखें कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज है या मार्जिनल सा इंक्रीज है। देन साइबर क्राइम सर्ज्ड
by over 30%, with fraud constituting 69% of cybercrime cases. Correct statement अभी हमने डिस्कस किया. The crime against scheduled tribe decreased in 2023 compared to 2022. What do you say? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ क्राइम्स का डेटा रिडक्शन में है, इंक्रीज पे है? सॉरी सर, इट इज नॉट रिड्यूसिंग, रादर 28% का राइज यहां पे देखने को मिला है. So, third statement is incorrect, and the conviction rate for IPC crimes remained stable at around 54%. क्योंकि अराउंड आया तो बहुत स्पेसिफिक नहीं डेटा. हाँ, ये कन्विक्शन रेट स्टैटिक है, पहले भी इतना ही था आईपीसी के अंडर. सो थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. Consider the following statements about the euthanasia and its legal status in India and find how many statements are correct. Passive euthanasia is legal under a strict Supreme Court guideline and involves withhold or withdrawing life support. यस सर, पैसिव यूथनेशिया की डेफिनेशन भी ठीक है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर है, क्योंकि कोई लॉ स्पेशल नहीं है. एक्टिव यूथनेशिया इंक्लूडिंग फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड इज लीगल एंड नॉट पनिशेबल अंडर इंडियन लॉ. No, sir. Active euthanasia is not allowed. Rather, from IPC to BNS, under the provision of abetment to the suicide, this is a punishable offense. Then, the Supreme Court recognized the right to die with dignity under Article 21 in Common Cause Case 2018. Yes, sir. Established किया गया. Then, advance directives or living wills can now be notarized and included in digital health record as per 23 guideline. Same Common Cause Case के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के काउंटर साइन के बिना नोटराइज्ड इंस्ट्रूमेंट से भी लिविंग विल क्रिएट की जा सकती है फॉर पैसिव यूथनेशिया. So this is a correct statement. Our answer is C. Only three statements are correct here. Then lastly, the mains practice question. Examine the constitutional provisions and procedural safeguards under National Security Act. So you have to talk about Article 22 as well and NSA के अंदर जो provisional safeguard है, बोर्ड का 3 वीक्स का, इसके अलावा 5 से 15 दिन के अंदर ग्राउंड बताना एंड सो ऑन. Discuss the challenges in balancing national security and civil liberties with reference to the detention of Sonam Wangchuk. Special reference है, तो लद्दाख की बात आप इसके अंदर करेंगे. That will be all for today. Thank you. Thank you so much.